स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ स्पेशल क्वेश्चंस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। द केमिस्ट्री ऑफ ड्रग इज़ नोन एज, देखिए केमिस्ट्री जो ड्रग की केमिस्ट्री होती है उसको किस नाम से जानते हैं? फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो आप सभी लोग जानते हैं आंसर, द राइट आंसर इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। द टर्म स्पेरिंगली सॉल्युबल मीन्स, देखिए आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। द टर्म स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन 30 to 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें होती हैं। सॉल्यूट जो होता है स्मॉल अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो होता है प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वन पार्ट जो कि सॉल्युबल होता है 30 से 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट में, या वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन 100 to 10 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, या फिर वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन 50 to 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर आपके सामने चौथा ऑप्शन है वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन 10 to 30 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर पे टिक करना है और द राइट आंसर है वो है वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन 30 to 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, द टर्म स्पेरिंगली सॉल्युबल मीन्स वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन 30 to 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। द टर्म वेरी सॉल्युबल, देखिए जो एक टर्म है वेरी सॉल्युबल, इसका मतलब क्या होता है जाकर के आपके सामने चार ऑप्शन है। द टर्म वेरी सॉल्युबल का मतलब क्या होगा? वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन लेस देन 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन लेस देन वन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन लेस देन 50 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, या जो अपना लास्ट है ऑप्शन डी वो है वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन लेस देन 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। विच विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन लेस देन वन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाता है वेरी सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूट का वन पार्ट, एक पार्ट जो है वो सॉल्युबल होगा किसमें? लेस देन वन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का एक पार्ट भी नहीं होगा, लेस देन वन पार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। इंसुलिन इंजेक्शन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। पूछा भी गया, रेलवे फार्मासिस्ट में पूछा गया है। जो यूपी के फार्मासिस्ट के क्वेश्चन होते हैं, पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर जो ये लोग करवाते हैं यूपीएनएचएम वाले, उसमें भी पूछा जा चुका है। और इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है। इंसुलिन इंजेक्शन शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे इंसुलिन इंजेक्शन को स्टोर करना चाहिए? और ये काफ़ी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, या एट एनी टेम्परेचर। इसका देखिए राइट आंसर जो रेलवे बोर्ड ने दिया था वो दिया था 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो आपका यूपीएनएचएम बोर्ड था उसमें क्या था कि ना तो 2 डिग्री, 2 से 8 डिग्री अगर एक साथ में है तब तो आप इस पे टिक करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पे ये दे देते हैं आपको ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको ये ऑप्शन देंगे तो 2 से 8 डिग्री के बीच में नहीं देंगे, या अगर 2 से 8 डिग्री देंगे तो ये नहीं देंगे। अब देखिए इसमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया, इसको आप जो है मेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ही टिक लगाएंगे। अगर आपको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस एक साथ ना दे करके आपको दे दिया जाता है लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस, अलग अलग दे देते हैं, तो कभी कभी आपको इस पे जो है आपका तब ये जो है राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सोर्स है इम्प्योरिटीज का? ठीक है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में। तो इम्प्योरिटीज का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि गंदगी। ठीक है, गंदगी का मतलब ये हो गया था करके कुछ ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स जो कि हमारे प्रोडक्ट में आ जाएं। इम्प्योरिटीज का मतलब आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो रॉ मटेरियल है, स्टोरेज कंडीशन है, केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, और या ऑल द एबव। देखिए आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सोर्स हो सकता है इम्प्योरिटीज का, अशुद्धियों का। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, तो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में अशुद्धियां कहाँ से आ सकती हैं? रॉ मटेरियल, अगर आपका जो रॉ मटेरियल है उसमें इम्प्योरिटीज कहीं से आ जाए, अशुद्धियां कहीं से आ जाए, अनवांटेड पार्टिकल्स कहीं से आ जाएं, या स्टोरेज कंडीशन, आपकी स्टोरेज कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, आप सही से स्टोर नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है इम्प्योरिटीज आ जाए, या फिर केमिकल प्रोसेस प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो भी केमिकल प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम पे सही से इस्तेमाल नहीं किया है, तो हो सकता है इम्प्योरिटीज आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी आ जाएंगी
सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज में, ठीक है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज में सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनमें से कौन सा मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए? तो आ जाएगा वॉशिंग, ड्राइंग, सब्लिमेशन या ऑल द एबव। वॉशिंग, ड्राइंग, सब्लिमेशन या ऑल द एबव, तो द राइट आंसर इज ऑल द एबव। अगर आपको जो है प्योरीफाई करना है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, तो आप वॉश कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, सब्लिमेट कर सकते हैं, सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, द लिमिट फॉर हैवी मेटल्स एज पर आईपी द फॉर ऑफिशियल सब्सटेंस। देखिए जो लिमिट होती है हैवी मेटल्स के लिए इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से ऑफिशियल सब्सटेंस के लिए क्या होगी? 20 पार्ट्स पर मिलियन, 5 पार्ट्स पर मिलियन, 2 पार्ट्स पर मिलियन या 10 ppm। तो द राइट आंसर इज 20 पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm। द लिमिट फॉर हैवी मेटल्स एज पर आईपी फॉर ऑफिशियल सब्सटेंसेस 20 ppm। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, द रेंज ऑफ पीएच स्केल इज। देखिए जो पीएच स्केल होता है उसकी रेंज क्या होती है? तो आप लोग जानते हैं 1 to 14, 1 to 7, 0 to 14 या 7 to 14। द राइट आंसर इज 0 to 14, जिसमें से 0 से 7 तक जो है आपका एसिडिक नेचर होता है और फिर 7 से लेकर के 14 तक आपका बेसिक नेचर होता है, ठीक है, जो स्केल होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोरेट बफर सिस्टम। इसमें से कौन सा एक बोरेट बफर सिस्टम है? फेल्डमैन है, देखिए फेल्डमैन है, एटकिस एंड पैटिन पेंटिन है, और ऑल द एबव हो सकता है या गिफॉर्ड। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, फेल्डमैन है, एटकिस है, पैंटिन है, गिफॉर्ड है या ऑल द एबव। तो द राइट आंसर इज ऑल द एबव। इनमें से सभी आपके बोरेट बफर सिस्टम जो है एटकिंस है, पेंटिन है, ठीक है, फेल्डमैन है और गिफॉर्ड, ये सभी के सभी आपके बोरेट बफर सिस्टम की तरह काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। देखिए जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह इस्तेमाल होता है, इसको रट लीजिए। आपसे कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ दीज इज अ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है सीधे सीधे कि इनमें से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपको उसमें ऑप्शन दे देंगे, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का भी मिलता है, तो इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें किस किस चीज़ों में इस्तेमाल होता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह? इन फूड मटेरियल्स, इन मैनी इंजेक्शंस या इन सिरप्स, ऑल द एबव। तो द राइट आंसर इज ऑल द एबव। जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है वो सभी में जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है, सोडियम मेटाबाई सल्फाइड। और सोडियम बेंजोएट फूड मटेरियल में इस्तेमाल होता है, सोडियम बेंजोएट इस्तेमाल होता है फूड मटेरियल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमिक एंटासिड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें चूज करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें से देखिए आपके होते तो दो हैं, सिस्टमिक एंटासिड में ये भी आ जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी आ जाता है, एल्युमिनियम कंपोनेंट आ जाते हैं, लेकिन इसमें राइट आंसर आपका दिया जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन है और इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे, सोडियम फॉस्फेट क्या है? बल्क परगेटिव, स्टिमुलेंट, सलाइन कैथार्टिक्स या लुब्रिकेंट। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, द राइट आंसर इज सलाइन कैथार्टिक्स। सोडियम फॉस्फेट क्या होता है? एक सलाइन कैथार्टिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे, ल्यूगॉल सॉल्यूशन। ल्यूगॉल सॉल्यूशन देखिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूगॉल सॉल्यूशन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आ जाता है, या तो आपसे ल्यूगॉल सॉल्यूशन का फॉर्मूला पूछ लेंगे या ल्यूगॉल सॉल्यूशन का नेचर पूछ लेंगे। तो इसमें नेचर आपसे पूछा जा रहा है कि नेचर क्या होता है ल्यूगॉल सॉल्यूशन का, तो वीक आयोडीन सॉल्यूशन होता है, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन होता है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है या नन ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, और इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, 5% ऑफ आयोडीन प्लस 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, वेट पर वेट। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये वेट पर वेट नहीं, वेट पर वॉल्यूम होगा, फ्लो में निकल गया थोड़ा, वेट पर वॉल्यूम, 5% ऑफ आयोडीन प्लस 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, वेट पर वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको याद रखना है स्पेशली। तो ये क्या होता है, वीक आयोडीन, स्ट्रॉन्ग आयोडीन या एक्वस। तो द राइट आंसर इज एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ल्यूगॉल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्ट्रिंजेंट। इनमें से कौन सा एक एस्ट्रिंजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं होता है? एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये क्या करता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेंट होता है। बस आपसे इतना पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर देता है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, श्रिंक कर देता है स्किन को, और इस्तेमाल किया जाता है टॉपिकली। ठीक है, डैमेज्ड स्किन को, डैमेज्ड जो स्किन होती है उसको श्रिंक कर देगा, ठीक है, उसको उसको क्लॉट करने में हेल्प करता है।
ठीक है, और ये होता है आपका एस्ट्रिंजेंट, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा जा करके, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करना। तो इसमें से कौन सा एक एस्ट्रिंजेंट नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्ट्रिंजेंट, जिंक क्लोराइड, एलम, कॉपर सल्फेट या सब्लिमेटेड सल्फर। आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको राइट आंसर पे टिक करना है। तो द राइट आंसर इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है एस्ट्रिंजेंट की तरह काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे, सेलेनियम सल्फाइड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेलेनियम सल्फाइड टॉपिकली यूज्ड एज, अगर सेलेनियम सल्फाइड, इससे देखिए दो तीन क्वेश्चन बनते हैं सेलेनियम सल्फाइड से। देखिए सेलेनियम आपसे अगर पूछा जाए कि सेलेनियम सल्फाइड किस तरीके से इस्तेमाल होता है, आप सीधे बता देंगे एंटी फंगल इस्तेमाल होता है, ठीक। फिर आपसे पूछा जाएगा सेलेनियम सल्फाइड टॉपिकली किस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो टॉपिकली का मतलब ओवर द स्किन, तो एंटी सिबोरिक की तरह, प्रोटेक्टिव की तरह, डिमल्सेंट की तरह या इमोलिएंट की तरह। तो इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा वो होता है एंटी सेबोरिक। एंटी सेबोरिक का मतलब एंटी फंगल की तरह, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देगा ऑन द स्किन, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सेलेनियम सल्फाइड का शैम्पू में क्या इस्तेमाल होता है, शैम्पू में क्या इस्तेमाल होता है सेलेनियम सल्फाइड का, तो द राइट आंसर इज ये एंटी डैंड्रफ एजेंट की तरह जो है इस्तेमाल होता है सेलेनियम सल्फाइड। और ये जो है क्वेश्चन बनता है एंटी डैंड्रफ से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सेलेनियम सल्फाइड का इस्तेमाल क्या होता है शैम्पू में, हेयर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हेयर के लिए किस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो ये एंटी डैंड्रफ होता है सेलेनियम सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे, डेंटल प्रोडक्ट इंक्लूड, देखिए डेंटल प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है जाकर के, एंटी कैरीज, क्लींजिंग एजेंट, पॉलिशिंग एजेंट या ऑल द एबव, द राइट आंसर इज ऑल द एबव। तो डेंटल प्रोडक्ट में सारी चीज़ें आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे, सोडियम फ्लोराइड इन डेंटल प्रोडक्ट इज ऑफ यूज्ड एज सब्सटेंस, देखिए सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल डेंटल प्रोडक्ट में किस तरीके से होता है जाकर के, एंटी कैरीज एजेंट की तरह होता है, पॉलिशिंग एजेंट की तरह होता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह होता है या नन ऑफ द एबव। तो देखिए द राइट आंसर इज एंटी कैरीज एजेंट, ठीक है, एंटी कैरीज एजेंट जो सोडियम फ्लोराइड होता है वो इस्तेमाल होता है एज अ एंटी कैरीज एजेंट, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जो इनेमल लेयर होती है दांतों की, इनेमल लेयर इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है एनिमल लेयर, और इस एनिमल लेयर पे ये ग्रोथ की जो एक इन्वायरमेंट होता है ग्रोथ करने का, माइक्रोब्स की ग्रोथ करने का जो इन्वायरमेंट होता है एनिमल लेयर पे, वो उस इन्वायरमेंट को जो है खत्म करता है जाकर के हमारा सोडियम फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल इन डेंटल प्रैक्टिस यूज्ड। सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड, जिंक ऑक्साइड या नन ऑफ द एबव। मतलब किसी के अगर दांतों में मजबूती लानी है, लोग कह नहीं देते हैं कि दांतों में हमने मसाला भरवाया है, देखिए देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, तो ये मसाला भरवाना यही है सीमेंटिंग, ठीक है ना। दांतों में जो है मजबूती लाने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं सीमेंटिंग मटेरियल। तो ये क्या होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है या नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज एक्ट एज अ सीमेंटिंग एजेंट या सीमेंटिंग मटेरियल इन डेंटल प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, इनमें से कौन सी गैस है जो लाफिंग गैस की तरह इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो द राइट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल भी जो है आपका होता है जाकर के लाफिंग गैस की तरह, और इसको एक जनरल एनेस्थेटिक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक, ठीक है, इनहेलेशन गैस में आ जाती है, ये इनहेल करना होता है इसको लाफिंग गैस को, और ये एक आपका जनरल एनेस्थेटिक की तरह भी काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज सप्लाइड इन मेटल सिलेंडर पेंटेड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये सप्लाई किया जाता है मेटल सिलेंडर में, जो कि पेंट होता है किस कलर से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रे कलर, ब्लू कलर, रेड कलर या येलो कलर। आपके सामने चार ऑप्शन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस कलर के सिलेंडर में सप्लाई की जाती है गैस, तो द राइट आंसर इज ग्रे कलर। फिर आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड बहुत बार पूछा गया, नाइट्रस ऑक्साइड को किस कलर के सिलेंडर में सप्लाई किया जाता है, तो आप बताएंगे ब्लू कलर, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू कलर में और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे कलर के सिलेंडर में जो है सप्लाई की जाती है। क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इज यूज्ड एज इमेटिक, एंटासिड, डिसइंफेक्टेंट, एक्सपेक्टोरेंट। द राइट आंसर इज इमेटिक्स। इमेटिक्स जो है राइट आंसर होगा क्यूप्रिक सल्फेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, इनमें से कौन सा एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह नहीं होता, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनियम कार्बोनेट, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर पे टिक करना है। द राइट आंसर इज एक्वस, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट? एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एसिडिफायर? देखिए एसिडिफायर मतलब जो कि कन्वर्ट हो जाए एसिड में जा करके, ठीक है, एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, उसको कहते हैं एसिडिफायर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो इंक्रीज करता है, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। द राइट आंसर इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है। बोरिक एसिड कैसा होता है? एक वीक एसिड होता है जो कि एसिडिफायर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेसिकेंट ड्राइंग एजेंट? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेसिकेंट। डेसिकेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग एजेंट कहते हैं। डेसिकेंट को क्या कहते हैं? ड्राइंग एजेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेसिकेंट? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक डेसिकेंट है यानी ड्राइंग एजेंट है। क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को, वाटर को, ठीक है। बेंजोइक एसिड, ब्यूटिल पैराबल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल या सिलिका जेल। आपके सामने चार ऑप्शन हैं और आपको राइट आंसर पे टिक करना है। द राइट आंसर इज सिलिका जेल। सिलिका जेल इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेसिकेंट? डेसिकेंट की तरह कौन सा इस्तेमाल होता है? तो आप बताएंगे सिलिका जेल। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर एड? इनमें से कौन सा एक फिल्टर एड नहीं है? कीसल गुड़, लाइट केवलिन, फुलर अर्थ या सोडा लाइम। आपके सामने चार ऑप्शन है। द राइट आंसर इज सोडा लाइम। सोडा लाइम जो है एक आपका फिल्टर एड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन? लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है? ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक आपको आंसर दिया दिया जाएगा थायोग्लाइकोलिक एसिड वाला। अगर थायोग्लाइकोलिक एसिड आपको दिया जाता है तो वही राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको थायोग्लाइकोलिक एसिड ना दे करके दे दिया जाता है नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नन ऑफ द अबव, तब आप कौन सा ट्रिक करेंगे राइट आंसर? तब राइट आंसर होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड इज द राइट आंसर, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में ही जो है आयरन का लिमिट टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे जाकर के, एपरेटस यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक? आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कौन सा एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं? गडजेट अपरेटस, फ्लोरोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज गडजेट अपरेटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे, इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक द फंक्शन ऑफ द लेड एसीटेट कॉटन प्लग इज। देखिए लिमिट टेस्ट, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो फंक्शन होता है लेड एसीटेट कॉटन प्लग का, वो क्या होता है जाकर के? टू मेंटेन द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, टू ट्रैप द impurities like H2S, both A and B या none of these? The right answer is to trap the impurities like hydrogen sulfide। ये इस्तेमाल होता है लेड एसीटेट कॉटन प्लग का इस्तेमाल होता है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में ट्रैप करने के लिए इम्प्यूरिटीज लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे, द प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस वाज प्रपोज्ड बाय। देखिए प्रोटॉन डोनेट करने वाला जो, प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? लुईस के द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा, ब्रॉनस्टेड लॉरी के द्वारा या नन ऑफ द अबव? तो द राइट आंसर इज ब्रॉनस्टेड लॉरी के द्वारा, ठीक है। देखिए दोस्तों केमिस्ट्री में इनसे अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, जो हालांकि है तो पूरा सिलेबस ही, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ब्रॉनस्टेड लॉरी हो गए, लुईस हो गए, आर्हेनियस हो गए। अभी हाल ही में आपका यूपी आर्विनल फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें आपसे जो है पूछा गया था इसी तीन कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट का, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड्स। देखिए जो हाफ लाइफ होता है किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का, उसका कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.963 अपॉन लेमडा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा, स्मॉल टी हाफ इज इक्वल टू 0.695 अपॉन लेमडा या टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2 लेमडा। द राइट आंसर इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज लाते रहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन लाते रहते हैं, फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसकी अपडेट लाते रहते हैं। करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।